चलो देखो, कल हम ना फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ ऐसा कहा था कि सपोज मेरे पास एक टेबल है आर ए बी सी, ए बी एंड सी। इसको हमें ऐसे रीड आउट करना है कि आर रिलेशन का नाम है और एबीसी उसके अंदर कॉलम्स के नाम है। फिर हमने कहा था वहां पे दो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, लाइक ए बी से सी मिल जाएगा और बी से क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है, A1 B1 पर C1 है, A1 B2 पर C2 है, A1 B1 पर C1 है और A1 B3 पर C3 है। तो क्या ये सही हो गया? ए बी पे सी मिल रहा है, ए बी A1 B1 पे C1, A1 B1 पे क्या मिला, C1, A1 B2 पे क्या मिला, C2 और A1 B3 पे क्या मिला, C। क्या ये भी सही है? B1 पे क्या मिला, B2 पे क्या मिला, C2 और B3 पे क्या मिला, C3। सही है ना? तो अगर कोई मुझे AB की वैल्यू बताए तो मैं उसको किसकी वैल्यू बता दूंगा, यूनिकली एक वैल्यू। अगर कोई मुझे B की वैल्यू बताए तो मैं उसको किसकी वैल्यू बता दूंगा, C की वैल्यू बता दूंगा। क्लियर है? कल हमने ऐसा सीखा था, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कि इसका मतलब है अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता है तो मैं आपको सी की वैल्यू कैसी बता सकता हूं, यूनिकली एक वैल्यू बता सकता हूं। अगर मुझे बी की वैल्यू पता है तो मैं आपको किसकी वैल्यू बता सकता हूं, सी की वैल्यू बता। क्या इसी रिलेशन में ये भी एग्जिस्ट करता है क्या, ए से बी? नहीं करता ना, क्योंकि ए की अगर मैं वैल्यू आपको A1 बताता हूं तो बी की वैल्यू आप मुझे क्या बताओगे, B1 B2 और B3। तो ये एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि B1 पे क्या मिल रहा है और B2 पे A1 और B3 पे मिल तो एक ही वैल्यू रही है, तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे हमने कल फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब सपोज देखो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है मेरे पास, ए से बी मिल रहा है और बी से सी मिल रहा है। रिलेशनशिप में तीन कॉलम है, ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे बनाऊं टेबल, ए बी और सी, A1 A2 A3 B1 B2 और B3 और C1 C2 और C3। मेरी दोनों रिलेशनशिप एडजस्ट कर रही है, मेरी दोनों रिलेशनशिप एडजस्ट कर रही है ना ऊपर वाले के लिए। ओके, A1 से B1 मिल रहा है, ओके इसको भी मैं A1 कर देता हूं, इसको मैं B1 कर देता हूं और इसको मैं C1 कर देता हूं। इसको मैं बोलता हूं टपल T1 है, इसको मैं बोल रहा हूं टपल T2 है। अब ध्यान से समझना, T1 का A अगर बराबर है T2 के A से, T1 का A अगर बराबर है T2 से A से, देन T1 का B भी बराबर होगा किसके, सही है ना? मैं इतनी देर से ओरली बोल रहा हूं, मैं कुछ रिटर्न। T1 का A मतलब A1, T2 का A मतलब A1, दोनों बराबर है तो B भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, T1 का B अगर बराबर है T2 के B से, देन T1 का C बराबर होगा T2 के। ये भी वही बात है, यहाँ पे B1 B1 है तो यहाँ पे भी क्या है। तो मैं इन दोनों से कंक्लूजन नहीं निकाल सकता क्या, अगर T1 का A बराबर है T2 के A से, देन T1 का C भी बराबर होगा T2 के। देख लो ना, A1 A1 बराबर है, B1 B1 बराबर है और B1 B1 के लिए C1 C1 बराबर होगा, तो मैं कह रहा हूं कि इस A1 के लिए भी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर A से B मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है और B से C अगर मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो क्या मैं ये बोल नहीं सकता कि ये भी सही है,
ए से सी भी क्या होगा, एडजस्ट करेगी, लेकिन ए से सी हमें दे नहीं रखी, ए से सी क्या नहीं दी हुई थी, दी हुई नहीं थी। ओके, अगला टॉपिक है मेरा क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखो क्या है। कभी भी जब भी हमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी होगी, देखो अगर मुझे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है ए बी सी डी, ए बी से सी मिल जाएगा, सी से डी मिल जाएगा, ठीक है। जब भी मुझे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, यहां पे दे रखी है, तो मेरे पास कुछ ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी होगी जो एक्चुअल में मेरे को दी हुई नहीं होगी, लेकिन वो क्या है उसके अंदर छिपी हुई होगी। वो उसके अंदर क्या होगी, छिपी हुई होगी। दी हुई कौन सी है, ए बी से सी और सी से डी। छिपी हुई कौन सी है, ए बी से डी। ये छुपी हुई थी क्योंकि ए बी से सी मिलता है और सी से। तो अगर मैं सभी के लिए दी हुई और छुपी हुई सबको निकाल दूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है उस फंक्शनल डिपेंडेंसी का। तो अगर मैं क्लोजर कैसे लिखा जाता है, अगर मेरे को इसका क्लोजर निकालना है तो मुझे लिखना पड़ता है ए बी प्लस। लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी प्लस। ओके, अब कोई मुझे सिंपल बताओ, क्या अगर मुझे ए और बी पता है तो क्या उससे मैं ए बी नहीं निकाल सकता, एकदम निकाल सकता हूं। तो ए बी से मैं क्या निकाल सकता हूं, ए बी, ये तो अपने आप है। और इसने बोला ए बी से आप क्या निकाल सकते हो, सी। इसका मतलब ए बी से मैं क्या निकाल सकता हूं, सी भी निकाल सकता हूं। और ये बोल रहे हैं सी से आप क्या निकाल सकते हो, इसमें सी आ गया ना, और इसने बोला सी से आप क्या निकाल सकते हो, डी। तो मेरे पास ए बी से क्या आ गया, ए बी सी डी। अब मैं सी का क्लोजर निकालता हूं, सी के क्लोजर से आप क्या निकाल सकते हो, सी। सी और सी से आप क्या निकाल सकते हो, डी। तो ये मेरा क्या आ गया, सी का क्लोजर। नहीं नहीं, ये क्लोजर हो गया लास्ट फाइनल। ये तो निकालने का तरीका है, लास्ट फाइनल क्लोजर क्या है, ये वाला ए बी प्लस। और इधर कैसे, ए बी प्लस से ए बी सी डी, चारों लाइन से, हाँ लाइन से ऐसे ए बी सी डी। अब बताओ इधर इस क्लोजर में ये जो पूरी चीजें आई, क्या ये मेरा आर नहीं था क्या, ये मेरा क्या था, आर। आर का मतलब है उस टेबल के सभी कॉलम्स। तो जो मेरा ए बी हो गया वो मेरा क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। ए बी क्या हो गया, मेरा कैंडिडेट की। हमने पढ़ा था कैंडिडेट की, जिससे हम हर टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते। क्या सी मेरा कैंडिडेट की है क्या, नहीं है ना, क्योंकि सी से सिर्फ कितने कॉलम निकाल सकते हो, सी डी। सी से सिर्फ कितने निकाल सकते हो, ए बी की तो वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, तो आप इसको कैंडिडेट की कैसे बोलोगे। कैंडिडेट की क्या होता है, जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। सी से आप पूरा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दिस इज नॉट कैंडिडेट की। ए बी इज ए कैंडिडेट की। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज वी हैव ए रिलेशन आर ए बी सी डी ई। ए से मेरे को दिया हुआ है सी डी, बी से मुझे दिया हुआ है ई, ठीक है, और सी से मुझे दिया हुआ है डी ई। फाइंड क्लोजर, फाइंड क्लोजर। तो जल्दी से देखो क्लोजर कर, ए का क्लोजर निकालता हूं, ए सी डी, और सी से मेरे को क्या मिल जाएगा, ई। बी का क्लोजर निकालता हूं, बी ई, बस
ई से तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, सी का क्लोजर निकालता हूं, सी डी एंड ई, और कुछ नहीं है। जल्दी से, ए के क्लोजर से आया ए सी डी ई, बी के क्लोजर से आया बी ई, सी के क्लोजर से आया सी डी ई। क्या कोई कैंडिडेट की बना है क्या इसमें? नहीं बनाना, क्योंकि ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं था जिससे मुझे वापिस सारे कॉलम मिल जाए। इससे मुझे क्या नहीं मिल पा रहा? बी। इससे मुझे क्या नहीं मिल पा रहा? ए सी डी। इससे मुझे क्या नहीं मिल पा रहा? ए बी। ऐसे सिनेरियो में कंपोजिट की बनती है। अगर मैं ए बी का क्लोजर निकालूं तो क्या आएगा? ए बी सी डी ई। तो अब मेरे को सारे एट्रीब्यूट मिल गए, तो ये मेरा क्या बन गया? कैंडिडेट की बन गया। ये मेरा क्या बन गया? कैंडिडेट की बन गया। तो क्लोजर का मतलब है उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को निकालना, एक तो जो गिवन है वो तो दी हुई है, और एक जो छिपी हुई फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। अब इसमें कहीं पे इस डिपेंडेंसी में लिखा है क्या ए से मुझे ई मिल जाएगा? नहीं लिखा ना, लेकिन यहां पे वो बोल रहा है ए से मुझे क्या मिल सकता है? ई मिल सकता है। ये मतलब इसके अंदर छुपी हुई थी। बी से मुझे, बी से तो कुछ नहीं मिल रहा, सी से मुझे सी डी ई, ओके इसमें कुछ नहीं मिल रहा, इनफ है। ओके ओके, तो यहां पे मैं कह रहा हूं अगर एफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है, ये रहा एफ, एफ ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है, तो एफ का क्लोजर जिसको एफ प्लस से डिनोट करते हैं वो सेट होगा उन सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो एफ के अंदर छिपी हुई है, जो एफ के अंदर छिपी हुई है। तो मैं कह रहा हूं एफ का जो क्लोजर होगा वो F1 प्लस F2 होगा, जहां F1 वो है जो दी हुई है और F2 वो है जो उसके अंदर छिपी हुई है। अब छिपी हुई को निकालोगे कैसे? उसके लिए आप उसका क्या निकालोगे? क्लोजर। क्लोजर कैसे लिखोगे? ए का क्लोजर निकालना है तो ए के ऊपर क्या लगा दो? देखो ए से ए तो मिलेगा ही, रिफ्लेक्टिविटी कल पढ़ा था आर्मस्ट्रॉन्ग्स में ना, कि खुद से खुद तो मिलेगा। और ये कह रहे हैं ए से सी डी भी मिल सकता है। लो भैया, अब ए सी डी मेरे पास 3 आ गए, और ये कह रहे हैं सी से डी ई भी मिल सकता है। डी तो ऑलरेडी मिला हुआ, तो क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया ए का क्लोजर। ऐसी मैं बी का क्लोजर निकाल सकता हूं, ऐसी मैं सी का क्लोजर निकाल सकता हूं। अगर किसी के क्लोजर में, अगर किसी का क्लोजर मुझे वापस क्या बना दे? आर। आर का मतलब ए बी सी डी ई, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है? कैंडिडेट की बन जाता है। वो मेरे लिए क्या बन जाता है? कैंडिडेट की बन जाता है। ओके, क्लियर है जब? तो यहां पे देखो मैंने कहा है आर ए बी सी, मेरे पास एक रिलेशन है, यहां गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए से बी और बी से सी। तो इसके अंदर ए से जो सी है ना वो कैसी है? लॉजिकली इंप्लाइड है, मतलब छिपी हुई फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो अगर मुझे उसको निकालना है तो मैं उसका क्या निकालूंगा? क्लोजर। क्लोजर कैसे निकालते हो? देखो यहां पे एक साथ लिख दिया, मैं यहां निकालता हूं ए का क्लोजर। सबसे पहला स्टेप वो खुद को तो ले गई, फिर यहां बोला ए से क्या मिल रहा है? बी। इसके अंदर क्या ऐड कर दो? बी। अब आपके पास क्या हो गया? ए बी। यहां बोल रहे बी से क्या मिल रहा है? सी। इसके अंदर क्या ऐड कर दो? सी। और ये जो पूरा जो मेरे को मिला ए से, यही तो मेरा क्या था? रिलेशन। यही तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स थे। इसका मतलब जो ए है ना वो मेरा क्या बन गया? कैंडिडेट की बन गया। ओके, अब एक चीज बताओ, अगर आर ए बी सी डी ई में ए डी कैंडिडेट की है, तो इनमें से सुपर की कौन सी नहीं होगी?
ए, ए बी डी, बी ए सी डी, सी ए डी ई और डी ए बी ई। डी ए बी और अब पहले ये बताओ कि किसको नहीं समझ आया, बेशरम होके बता दो। 1 2 बाकी सबको आ गया। फिर तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूं तुम्हें करने के लिए, आ गया? ओके देखो मैं कह रहा हूं, देखो इसमें मैंने बोला एडी कैंडिडेट की है, इसका मतलब एडी का यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, सभी रिकॉर्ड कर सकते हो। एडी अगर मुझे एडी पता है ना तो मैं आपको पूरी कुंडली बता दूंगा, लड़की का नाम बता दे, बाप का नाम बता दे, कुंडली मैं निकाल दूंगा। बता इतनी उम्र है, इस गली में रहती, आज नीली जीन्स पहनी थी। अरे भाई बस कर, बस कर। वो आगे बोलने वाला था कि नाम जे, पापा का नाम जे, गली नंबर। अगर उसने गली नंबर बता भी दिया तो भी मैं बता दूंगा सारी चीजें। मुझे तो क्या चाहिए था, नाम और पापा का नाम। तो वो कह रहा है कि अगर एडी से मेरे को ये मिल सकता है तो क्या ए बी डी से मुझे ये नहीं मिल जाएगा क्या सारा? मिल जाएगा ना। अगर जो चीज अकेली एडी से मिल सकती है, अगर मैं बी साथ में जोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी मेरे लिए क्या होगी, सुपर की। कैंडिडेट की किसको बोला था, मिनिमम सेट ऑफ सुपर की। अगर जिसमें भी एडी है, ए सी डी, अगर मेरे को एडी से मिल सकता है, साथ में सी भी जोड़ देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ए डी ई, अब कह रहा है ए बी ई। ए बी ई में वो कह रहा है यार लड़की का नाम पता है, पापा का नाम भी पता, और लड़की का नाम मंजू है। अब मंजू तो बहुत कॉमन नाम है, अब अकेले उस नाम से नहीं पता चलेगा कि और क्या पता है, कि और तो उसकी उम्र पता है, उससे भी नहीं पता चलेगा। और क्या पता है कि पुष्करना है, कि पुष्कर नहीं है सारे, कुछ तो और बता। तो मेरे को ये तो चाहिए ही, क्योंकि मैंने यहां पे बोला है कि एडी कैंडिडेट है। एडी, अगर मेरे को एडी पता होगा तो मैं बाकी सब कुछ बता सकता हूं। इसमें क्या नहीं है, एडी नहीं है, तो ये जो मेरा है ये सुपर की नहीं है, सुपर की नहीं है। ये इस पे भी क्वेश्चन आया था, वो मैंने ग्रुप में नहीं डाला क्योंकि टॉपिक कवर नहीं करवाया था, इसलिए आ गया। अब ये कई चीजें ना मुझे करवानी पड़ रही है। अब ये क्लोजर मुझे करवाना पड़ा क्योंकि मुझे नॉर्मलाइजेशन पढ़ाना है और तुम्हें सुपर की के बारे में बताना था कि कैसे आप कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हो। आप सबका क्लोजर निकालो, जिसका क्लोजर पूरे का पूरा रिलेशन बन जाए वो मेरे लिए क्या है, कैंडिडेट की। नहीं, मल्टीपल हो सकती है, हाँ हो सकती है। देख, आर ए बी सी डी, ए से बी मिलता है, बी से ए मिलता है, ए से सी डी मिलता है और बी से सी डी मिलता है। क्लोजर निकाल ए का, ए का क्लोजर मिलेगा ए बी सी डी और बी का क्लोजर भी मिलेगा 2 होगी ना। अगर सी का क्लोजर निकालता हूं तो मेरे को सिर्फ सी मिलेगा और डी के क्लोजर में सिर्फ क्या मिलेगा, डी मिलेगा, क्योंकि सी डी लेफ्ट साइड में था ही नहीं। कौन सी साइड में थे, राइट साइड में थे। तो यहां पे ए और बी दोनों ही क्या होगी मेरे पास, कैंडिडेट की। अगर मेरे पास एक कैंडिडेट हो गई तो ए बी कैंडिडेट, ए बी सुपर की नहीं होगी, हो सकती है ना। अगर मेरे को अकेले ए से ही पता चल रहा है तो बी मिल जाएगा तो भी पता चल ही जाएगा। एसी नहीं होगी, एडी होगी, बीडी, बीसी, एबीसी, एबीसीडी सब होंगे, सब होंगे। अब वो कैंडिडेट की समझ गए, मिनिमम। अगर कोई मुझे बोलता है कि एबीसी सुपर की है
और ए भी सुपर की है और बी भी सुपर की है, तो क्या एबीसी कैंडिडेट की होगी? एकदम नहीं होगी। जब मैं एक से ही बता पा रहा हूं तो मुझे एबीसी क्यों चाहिए? समझ ना? एबीसी के सबसेट क्या बनेंगे? ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी और एबीसी। ये इसके क्या बन गए? क्या अकेला ए है क्या? हाँ है, एक है, तो इसका मतलब ये सुपर की, ये सॉरी ये कैंडिडेट की नहीं है। क्या अकेला बी है? वो भी है, ये कैंडिडेट की नहीं है। अगर ए बी भी होता, ये दोनों नहीं होते और क्या होता? ए बी होता तो भी ये सुपर की नहीं होती। चलो, तो क्लोजर समझ में आ गया। चलो, इसमें कैंडिडेट की कौन सा है? ए, क्योंकि ए से बी मिल रहा है, बी से सी मिल रहा है, तो अगर मैं ए का क्लोजर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा ए बी सी। अगर मैं बी का क्लोजर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा बी सी, और सी का क्लोजर निकालूंगा तो मुझे, तो ए इज माई कैंडिडेट की। अगर ए कैंडिडेट की है तो सुपर की कौन कौन सी हो सकती है? ए बी, ए सी और 4 हो सकती है। इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट है? और जो कैंडिडेट की बनी है उसमें कितने एट्रीब्यूट आए? जो एक, 2 की पावर टोटल कितने एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की में कितने आए? ये इतनी सुपर की हो जाएगी। ये नहीं करना, बहुत ज्यादा अंदर घुस जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा था मैं, इसलिए नहीं बता रहा था, बहुत ज्यादा अंदर घुस जाएंगे। मतलब हम नेट और यूजीसी नेट और गेट पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं। उसे प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है। वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं उसको प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स जो किसी भी प्राइम, वो एट्रीब्यूट्स जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते। एग्जाम्पल, आर ए बी सी डी, ए बी से सी मिल रहा है, सी से डी मिल रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको निकालना है कैंडिडेट की कौन सी होगी। मेरे को दिख रहा है यहां पे क्लियर कट, ए बी का अगर मैं क्लोजर निकालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो ए बी इज माई कैंडिडेट की, तो ए कोमा बी तो मेरे हो गए कौन से एट्रीब्यूट? प्राइम, और सी कोमा डी मेरे हो गए नॉन प्राइम। इतना ही सा। तो प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, वो सभी एट्रीब्यूट जो किसी ना किसी कैंडिडेट की का पार्ट है वो प्राइम एट्रीब्यूट, और कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्लियर है? चलो अब लिखते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब लिखते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन
Normalization is a process of organizing data in database. नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसका यूज डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया। ऑर्गेनाइज मतलब उसको कैसे रखा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का यूज करके हम डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। देखो रिड्यूस करते हैं, खत्म नहीं हो सकती। डेटा रिडंडेंसी कभी खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन का यूज करके डेटाबेस एनामोलीज एनामोलीज को कम किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन को डिफरेंट वेज में करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में इंप्लीमेंट किया जाता है या डिफरेंट चरणों में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसे नॉर्मल फॉर्म्स कहा जाता है। तो नॉर्मल फॉर्म कितनी होती है? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF और 5NF। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF। One NF every cell of table should contain atomic value, जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एवरी सेल ऑफ टेबल शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू, मतलब एक कॉलम में, ये मेरे पास एक टेबल है, नेम, एज, मोबाइल नंबर। नेम राम, एज 25, 9829249083, कोमा। ये नहीं होगा, एक कॉलम में दो वैल्यूज नहीं आ सकते। एटॉमिक होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको आगे हम डिवाइड ना कर सके, आगे बांट ना सकते। मल्टी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। एक कॉलम में कितनी वैल्यू आएगी? सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। मल्टी वैल्यूज आर नॉट अलाउड, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, क्योंकि अगर तीसरा मोबाइल हुआ तो फिर एक और कॉलम बनाओगे, मोबाइल नंबर 3, और अगर चौथा हुआ तो फिर एक कॉलम बनाओगे। नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने, रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। रिपीटिंग
सेल्स नहीं होने चाहिए। रिपीटिंग सेल का मतलब है, जैसे यहां पे हमने मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, मोबाइल नंबर 3, मोबाइल नंबर 4, ऐसा नहीं होगा। इसकी जगह हमें ऐसी टेबल चाहिए, नेम, एज, मोबाइल नंबर। राम 25 9829249083, राम 25 8949988236 236। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, उसके लिए हम उतने क्या एंटर कर देंगे, रिकॉर्ड। मोबाइल नंबर 2 थे ना, हम कितने रिकॉर्ड एंटर कर देंगे, उसी के 2 रिकॉर्ड एंटर कर। मोबाइल नंबर 4 होते तो हम उसके कितने रिकॉर्ड एंटर कर देते, 4। सर ये तो डेटा रिडंडेंसी बढ़ा रहे हो, बढ़ रही है ना, पहले एक ही सेल में था, अब मैं राम को और 25 को 2 बार रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अब एक चीज बताओ, ईआर डायग्राम में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को कैसे डिनोट किया जाता था, डबल इलिप्स, ऐसे। तो मल्टी वैल्यू, अगर आपके पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो आप उसके लिए उतने क्या बनाओगे, रिकॉर्ड्स बनाओगे। क्लियर है? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत सिंपल है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कॉलम नहीं होना चाहिए जिसमें नॉन एटॉमिक वैल्यू हो, जिसमें नॉन एटॉमिक, ऐसा कोई कॉलम नहीं होना चाहिए जिसमें मल्टी वैल्यू हो। रिपीटिंग कॉलम्स अलाउड नहीं है, रिपीटिंग सेल्स की जगह मैं बोल देता हूं रिपीटिंग कॉलम्स अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। रिपीटिंग कॉलम्स अलाउड नहीं, ऐसा नहीं बनाओगे प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, मोबाइल नंबर 3, मोबाइल नंबर 4, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, मल्टीपल आप रिकॉर्ड एंटर कर दोगे और एक नोट करके लिख दो, बाय डिफॉल्ट अगर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है तो उसे हम हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मानते हैं। उसके हम हमेशा कौन सी नॉर्मल फॉर्म में मानते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर आपको कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है, एनामोलिस तो आप कल मिस कर गए। अगर कोई मेरे को फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है RABC, ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, और क्वेश्चन पूछ लिया कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, मान लो ये सेकंड में नहीं थी, थर्ड में नहीं थी, सेकंड में नहीं थी, अब आपको फर्स्ट चेक नहीं करना, अगर थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली किस में मानी जाएगी, फर्स्ट में मानी जाएगी, ऑटोमेटिकली किस में मानी जाएगी, फर्स्ट। तो अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और कोई आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, उल्टा चेक किया जाता है, पहले चेक किया जाता है BCNF, अगर BCNF नहीं है तो आप चेक करोगे 3NF, 3NF नहीं है तो आप चेक करोगे 2NF, अगर 2NF भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या आंसर आएगा, 1NF। वो ऑप्शन नहीं आएगा कि कोई नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ऑप्शन आएगा BCNF, 3NF, 2NF और 1NF। तो यहां पे अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है तो जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म मानी जाती है वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म मानी जाती है, 1NF। अब हम 2NF की बात करते हैं, 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। देखो
सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? सबसे पहले सिंपल सा स्टेटमेंट देते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी टेबल 1NF में होनी चाहिए। टेबल किस में होनी चाहिए? 1NF में होनी चाहिए। कोई भी नॉर्मल फॉर्म जब हम पढ़ेंगे ना 3NF पढ़ेंगे तो उसके लिए पहला रूल होगा कि वो 2NF में होनी चाहिए। BCNF पढ़ेंगे तो उसके लिए पहला रूल होगा वो किस में होनी चाहिए? 3NF में होनी चाहिए। तो 2NF के लिए पहला रूल है कि वो 1NF में होनी चाहिए। और दूसरा रूल है कौन सी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए? पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ के हम फ्री हो सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और टेबल किस में होनी चाहिए। लेकिन बात है पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है? RABCD और फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, AB से C मिल जाएगा, C से D मिल जाएगा और B से मुझे C मिल जाएगा। ठीक है, इसमें प्राइम एट्रीब्यूट कौन से है? प्राइम एट्रीब्यूट कौन से है? प्राइम एट्रीब्यूट C से D मिल रहा है, कैसे मिल जाएंगे सारे? C से D मिल रहा है, D से क्या मिल रहा है हमें? C कैसे बना वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, C कैसे बना? C से D मिल रहा है लेकिन C से AB का मिल रहा है। अगर मैं इनका क्लोजर निकालूं, अगर मैं A का क्लोजर निकालता हूं तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? A, क्योंकि A और B मिलेगा तो C मिलता है। अगर मैं B का क्लोजर निकालता हूं तो मुझे मिलता है B से C और C से D। B से क्या मिल गया? C और C से क्या मिल गया? D। पूरा तो ये भी नहीं मिला। अगर मैं C का क्लोजर निकालता हूं तो, अगर मैं D का क्लोजर निकालता हूं तो कोई कैंडिडेट की नहीं बनी ना। ABCD में से कोई कैंडिडेट की नहीं बनी। अब कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। AB का क्लोजर निकालता हूं तो मुझे मिलता है ABC और C से मुझे क्या मिल जाएगा? AB तो हो गया। अगर मैं AC का क्लोजर निकालता हूं, A से मुझे क्या मिल जाएगा? C से क्या मिल जाएगा? B तो किसी हालत में नहीं मिल रहा। और देखो, अगर मैं BC का क्लोजर निकालता हूं तो B से मुझे मिल रहा है C से क्या मिल रहा है? D। A किसी हालत में नहीं मिल रहा। अगर मैं, और क्या रह गया? BD का निकाल लो तो मुझे मिलेगा सिर्फ BD मिलेगा। AD का निकाल लो, B से C मिल रहा है, एकदम B से C और D। और AD का निकाल लेंगे तो मेरे पास A आ जाएगा और D आ जाएगा। लेकिन AB के क्लोजर से मुझे सारे मिल गए ना, ABCD। तो इसका मतलब AB मेरा क्या हो गया? और जो कैंडिडेट की में आ गए इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए? प्राइम। और जो कैंडिडेट की में नहीं आए वो क्या हो गए? नॉन प्राइम। जो कैंडिडेट की में आ गए वो हो गए प्राइम, जो कैंडिडेट की में नहीं आए वो क्या हो गए? नॉन प्राइम। तो इस पूरे के अंदर मेरे पास प्राइम कौन सा है? A और B। और C और D मेरे पास क्या है? नॉन प्राइम। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? मेरे पास ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए अल्फा टेंड्स टू बीटा जैसी, जहां अल्फा क्या है? क्या है? सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है। अल्फा क्या है? सबसेट है। जब सबसेट किएगा, मैं बेटर वर्ड शो और कर देता हूं, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है। और बीटा क्या है? नॉन प्राइम। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो उसको कौन सी डिपेंडेंसी बोलते हैं? तो ऊपर क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या इधर पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या?
कौन सी है? कौन सी है? ए बी से सी पार्शियल है क्या? ए बी से सी पार्शियल है? कैसे पार्शियल है? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है क्या अल्फा? ए बी से सी, ए बी से सी, ए बी मेरा पूरा क्या है? कैंडिडेट की है। तो ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है क्या? पार्ट थोड़ी ना, ये तो पूरी है, ये तो पूरा है ना। पूरा है तो ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। सी से डी है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैंडिडेट की का पार्ट ही नहीं है, ये भी नॉन प्राइम और ये भी। लेकिन बी से सी है क्या? क्योंकि बी कैंडिडेट की का पार्ट है और सी कैसा है? नॉन प्राइम है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। क्योंकि मेरे इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसलिए ये किसके अंदर नहीं है? 2NF में नहीं है। अगर 2NF में नहीं है तो इट मीन्स वो किसके अंदर है? 1NF में, 1NF में। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? जब अगर वो 2NF में नहीं है तो हम उसको तोड़ देते हैं। देखो अब SS हो रहा है RABCD, कल्पिट कौन है इसमें? दोषी कौन है? बी। दोषी कौन है? इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण सारा झोल हुआ है ना, बी को उठा लो। बी किसके साथ जुड़ा हुआ था? इन दोनों को उठा के अलग कर दो। एक टेबल तो बना दो बी सी की, और एक टेबल बना दो ए बी, इसको क्रॉस कर दो और बाकियों को बना दो ए बी डी की। अगर आप इस टेबल को इन दो टेबल में तोड़ देते हो तो आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और मेरी टेबल किस में आ जाएगी? 2NF में। देख लो, बी से सी, और यहां पे आ गया ए बी से सी, और एक आ गया सी से, नहीं सी से डी आएगा ही नहीं, सी से डी आएगा ही नहीं, सी तो चला गया। तो क्या यहां पे इसका, इस टेबल के लिए प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा हो गया? बी, और इस टेबल के लिए प्राइम एट्रीब्यूट कौन हो गया? तो सारी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो नॉर्मल फॉर्म्स में क्या होता है? हम टेबल को तोड़ते हैं मल्टीपल टेबल्स में, ताकि रिडंडेंसी प्रॉब्लम क्या हो जाए? सॉर्ट आउट हो जाए। तो 2NF में कौन सी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। टेबल किस में होनी चाहिए? 1। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? अगर मेरे पास कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है अल्फा टेंड्स टू बीटा, जो अल्फा है ना वो क्या होना चाहिए? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, और बीटा क्या होना चाहिए? अगर ऐसा कुछ मेरे पास है तो वो इसका मतलब हमारे पास क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है देन वो 2NF में नहीं है। अगर कोई चीज 2NF में नहीं है ना तो 3NF की तरफ जाना ही मत, वो जाएगा ही नहीं। वो किस में आएगा? 1NF में आएगा। ओके, अब बात करते हैं 3NF की। नहीं आएंगे भाई, तू गेट का पेपर नहीं दे रहा, नेट में नहीं आते, गेट में आते हैं। तीसरा 3NF, टेबल मस्ट बी इन 2NF, बी इन 2NF, और सेकंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बस वही करना है हमें। क्या 1F में क्या है, 2NF में क्या है, 3NF में क्या है, BCNF में क्या है, 4NF में क्या है, 5NF में क्या है। या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर ये टेबल 3NF में है तो नीचे दी हुई कंडीशन में से कौन सी सही है? पहला, टेबल 2NF में होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तीसरा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, सारे कुछ ऐसे ऑप्शन। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? अल्फा टेंड्स टू बीटा, जहां अल्फा भी एक नॉन प्राइम है और बीटा भी क्या है? नॉन प्राइम है। ये जो डिपेंडेंसी है ये कौन सी कहलाती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्वेश्चन है RABC, ए से बी मिल रहा है और बी से क्या मिल रहा है? सी।
ये क्वेश्चन ग्रुप में किया था आज शेयर मैंने शेयर, तूने आंसर दिया था 3NF। अच्छा, ए से बी, बी से सी, प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा हुआ? प्राइम एट्रीब्यूट में किसी को दिक्कत फाइंड आउट करने में? डूंगर प्राइम एट्रीब्यूट सिंपल ए दिख रहा है, ए से बी, बी से सी, तो ए से सब कुछ ही मिल रहा है, ए प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ए प्राइम हो गया। ए अगर प्राइम है तो नॉन प्राइम कौन हो गए? तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी होगी? बी से सी, क्योंकि बी भी नॉन प्राइम है और सी भी नॉन प्राइम है, दोनों ही नॉन प्राइम है, तो ये कौन सी डिपेंडेंसी होगी? ट्रांजिटिव। और इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई, इसलिए ये किसके अंदर नहीं है? में नहीं। अब 2NF चेक कर, अब क्या चेक कर? 2NF, क्या इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या? कहाँ है? ए और बी में कहाँ है? ए कैंडिडेट भी तो है, ए अकेला ही कैंडिडेट है, नहीं है ना? ये 3NF में नहीं है, इट मींस अगर 3NF में नहीं है तो मैं क्या चेक करूंगा अगली बार? 2NF सेटिस्फाइड है ना, इट मींस ये कौन सी फॉर्म है? 2NF फॉर्म है। किसमें? ये तो होल अपने आप में अकेला ना, तो उसको पार्ट में काउंट नहीं, ए ये तो होल ही है, ए अपने आप में पूरा ही है, पार्ट होना जरूरी है। पार्ट कब होगा? जब ए बी सी मेरे पास कैंडिडेट की है और ए बी से मुझे डी मिल रहा है, जी उसका क्या हो गया? पार्ट। तो वो चंचल ने आंसर दिया था, ठीक है। तो यहां पे ये 3NF में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको भी वापस तोड़ दिया जाता है, BC की अलग टेबल बनाएंगे, AB की अलग टेबल बना देंगे, तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, RABC, कल्प्रिट कौन है? B से C, दोषी कौन है? इनको अलग कर दो, ये B हट गया और बाकी जो बचा इनको अलग कर दो, ये दो टेबल बन जाएगी। इसमें आ जाएगा A से B और इसमें आ जाएगा B से C। यहाँ पे A अपने आप में प्राइम बन गया, यहाँ पे B अपने आप में प्राइम बन गया, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमें वही तो 1NF में एटॉमिक रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और 1NF में, 3NF में 2NF में होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, BCNF। एक तो BCNF की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वॉयकॉड नॉर्मल फॉर्म, BOYC है शायद, COE है ना, नॉर्मल फॉर्म। और इसकी बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, गिवन है, तो अल्फा मस्ट बी सुपर की, CE, अल्फा मस्ट बी सुपर की, बस। अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो अल्फा क्या होना चाहिए? सुपर की होना चाहिए। अल्फा क्या होना चाहिए? सुपर। ए से BC मिल रहा है RABC में और AB से C मिल रहा है, ठीक है। A से BC मिल रहा है, ये मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, A से BC मिल रहा है और AB से C मिल रहा है। सुपर की कौन सी है? सॉरी, कैंडिडेट की कौन सी है? A है ना, कैंडिडेट की कौन सी है? A, क्योंकि A का क्लोजर निकालूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? ABC। अगर एक कैंडिडेट है तो सुपर की कौन कौन सी हो सकती है? AB, A तो है ही, AB, AC और AB सारी सुपर की है। जो काम अकेला A कर सकता है, किसी को भी जोड़ दूं वो काम तो होगा ही होगा, BC कैसे होगी?
BC कैसे होगी? अच्छा चलो ये तो सही है। अगर ए मेरा कैंडिडेट की है तो ये चारों मेरी क्या बन गई? अब अल्फा टेंड्स टू बीटा मानो, ए टेंड्स टू बी सी, क्या ए सुपर की है? सही है। ए बी टेंड्स टू सी, क्या ए बी सुपर सी है? हाँ। इसका मतलब ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है? BCNF। पहली कंडीशन, ओके मैंने लिखना भूल गया, पहली कंडीशन हमेशा याद रखना, टेबल मस्ट बी इन नॉर्मल फॉर्म। टेबल किस में होनी चाहिए? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो आप BCNF में सीधा नहीं कर सकते। आपको जो समरी रिपोर्ट याद रखनी है वो ये है, 1NF एटॉमिक और नॉन रिपीटिंग ग्रुप्स। रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, रिपीटिंग नहीं होने। 2NF 1NF एंड पार्शियल, 3NF 2NF प्लस ट्रांजिटिव, BCNF 3NF प्लस अल्फा टेंड्स टू बीटा में अल्फा हमेशा सुपर की होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जल्दी से लिख रहा हूं 4NF। सिंपल सी वैल्यू याद रखनी है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और 5NF जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जॉइंट डिपेंडेंसी बस इतना ही याद रखना है। 4NF मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, 5NF जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कुछ नोट लिख रहा हूं, 4NF और BC और 5NF फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर काम नहीं करते। मतलब इनको फंक्शनल डिपेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं है। BCNF तक मैं बोल रहा था फंक्शनल डिपेंडेंसीज, 4NF में मैंने सीधा लिख दिया, यहां कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं होती। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म तक फंक्शनल डिपेंडेंसीज काम करती है, आंसर था BCNF। आंसर क्या है? BCNF। BCNF तक फंक्शनल डिपेंडेंसीज में के कारण जो रिडंडेंसी आती है वो कहां तक सोल्व कर दी जाती है? BCNF तक। ये जो प्रॉब्लम आती है ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज के कारण नहीं होती। ओके, सेकंड पॉइंट, BCNF इज मोस्ट BCNF सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म है। मतलब अगर मैं चार्ट बनाऊं, ये मेरा BCNF है, ये मेरा 3NF है, ये मेरा 2NF है, और सबसे बाहर मेरा क्या है? सारी टेबल 1NF में होगी, लेकिन 2NF में वो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जो 2NF में वो किस में होगी? और साथ में क्या होगी? नो पार्शियल। जो 3NF में वो किस में होनी चाहिए? नो ट्रांजिटिव। और जो BCNF में वो किस में होना चाहिए? तो सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड है या जो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाती है वो कौन सी है? BCNF है। वो कौन सी है? BCNF। तो हमें नॉर्मल फॉर्म याद रखनी है। डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम टेबल को स्प्लिट कर देते हैं मल्टीपल टेबल्स में, टेबल को स्प्लिट कर देते हैं मल्टीपल। नॉर्मलाइजेशन से क्या फायदा होता है? डेटा रिडंडेंसी कम होती है। डेटा रिडंडेंसी कम होगी तो इनकंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, एनामोलीज कम हो जाती है, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट एनामोलीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डेटा नॉर्मलाइजेशन को कई स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसको नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं, 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF एंड 5।
1NF का मतलब है हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। 2NF का मतलब है 1NF में होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। 3NF का है 2NF में होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। BCNF का मतलब है 3NF में होना चाहिए और अल्फा टेंड्स टू बीटा में अल्फा हमेशा सुपर की होगा। 4NF का मतलब है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए और 5NF का मतलब है जॉइंट डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हमें वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी जाएगी बहुत बड़ा और हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। बहुत बड़ा मतलब 10 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी, फिर आप पहले उसकी कैंडिडेट की फाइंड आउट करो, फिर कैंडिडेट की के बेसिस पे आप फाइंड आउट करो प्राइम कौन सा है और नॉन प्राइम कौन सा है, फिर आप सब में आप चेक करो। जैसे देख ए से बी मिला, RABCD में ए है, बी से सी मिला, सी से डी मिला और ए से डी मिला। अगर कोई मुझे बोलता है इसमें प्राइम एट्रीब्यूट या कैंडिडेट की फाइंड आउट करो, ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा है, हम ऐसे करते थे लेफ्ट मिडल और लेफ्ट में देखो कौन है, ए लेफ्ट में है राइट में नहीं है, बी बीच में है क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों में, सी बीच में है, डी हमेशा कहाँ है सिर्फ राइट। इसमें अगर ए के क्लोजर से मुझे सारी वैल्यू मिल जाती है ना तो अकेला ए प्राइम एट्रीब्यूट, अकेला ए कैंडिडेट की है, तो ए का क्लोजर निकालो सबसे पहले, ए बी सी और डी। अब मुझे आगे सोचना ही नहीं है, अगर ए से नहीं मिलता ना तो मैं अब इनके साथ पेयर बनाता, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, तो इस तरीके से वो निकालते हैं। फिर चेक करते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, नॉन प्राइम कौन सा है, फिर इसको चेक करते हैं कि ये सही है क्या, ये किस में आया, BCNF में, क्योंकि ए क्या है प्राइम है। बी टेंड्स टू सी, बी टेंड्स टू सी, ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म को वॉयलेशन कर रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को, मतलब ये 3NF में नहीं है तो ये किस में चला गया, 2NF में। सी टेंड्स टू डी भी किस में चला गया, 2NF। ए टेंड्स टू डी, ये फिर वापस किस में चला गया, छोटी कौन सी आई है इसमें, 2NF, मतलब ये टेबल ये पूरी नॉर्मल फॉर्म किस में है, 2NF में। मतलब BCNF तो पावरफुल है ना ज्यादा, अगर यहाँ पे ये BCNF होता, ये 3NF होता, ये 2NF होता और ये BCNF होता तो हम बोलते इस पूरी टेबल की नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, 2NF। वो अगर ये BCNF में आता, ये 1NF में आता, ये 2NF में आता, ये BCNF में आता, तो हम बोलते इसकी नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, 1NF। तो हमें इतना नहीं करना, इसको हटाओ और अगला लिखो ट्रांजैक्शन। अगला लिखो ट्रांजैक्शन। तो लिखते हैं ट्रांजैक्शन is a set of instructions, transaction is a set of instructions which performs some logical work on relation, some logical piece of work on relation। relation का मतलब है टेबल। ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शंस का सेट है। इंस्ट्रक्शंस यहां पे कैसे हुए, पहला इंस्ट्रक्शन लिखा सेलेक्ट, दूसरा लिखा अपडेट, तीसरा लिखा इंसर्ट। ये तीनों, जब ये तीनों एक साथ रन होंगे ना तो मैं कहूंगा कि मेरा क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। अकेला अकेला तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है,
लेकिन मैं कह रहा हूं ये तीनों रन होंगे तो ये मेरे लिए एक ट्रांजैक्शन बनाएगा। अब इसको क्या पता चलेगा, इन तीनों के रन होने पे ट्रांजैक्शन बनेगा। इसके ऊपर लिखेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन, जो बताएगा कि ट्रांजैक्शन यहां से चालू हुआ, और यहां क्या लिखेंगे एंड ट्रांजैक्शन, जो बताएगा कि ट्रांजैक्शन यहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगला पॉइंट है ट्रांजैक्शन के लिए बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन का यूज किया जाता है। ट्रांजैक्शन को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन का यूज किया जाता है। बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन का यूज किया जाता है। तो एक तरह से मैं बोल दूं, ट्रांजैक्शन ना डीबीएमएस के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जब वो रन होते हैं तो आउटपुट देते हैं। ट्रांजैक्शन डीबीएमएस के प्रोग्राम्स होते हैं। ट्रांजैक्शंस डीबीएमएस के प्रोग्राम्स होते हैं। ट्रांजैक्शन डीबीएमएस के क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन से डिनोट किया जाता है। ओके, अब लिखो एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation और D stands for durability। इस पे क्वेश्चन था, एसिड प्रॉपर्टी में I क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टी में C क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, मिलता है। एसीबी के पेपर में था कि एसिड प्रॉपर्टी में I क्या है, इंटीग्रिटी, समझ लो। तो इस पे क्वेश्चन मिलता है। चलो एक एक करके समझते हैं। अगर मेरा ये ट्रांजैक्शन है तो इसमें कितने इंस्ट्रक्शन है, 3। एटॉमिसिटी बोलती है या तो तीनों इंस्ट्रक्शन रन होंगे या एक भी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हो गए 1 रह गया, या तो तीनों रन होंगे या एक भी नहीं होगा। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इसको अब मैं थोड़ा प्रॉपर वे में लिखता हूं। ट्रांजैक्शन के या तो सभी इंस्ट्रक्शंस रन होंगे या एक भी नहीं होगा। ट्रांजैक्शन के या तो सभी इंस्ट्रक्शंस रन होंगे या एक भी नहीं होगा, या तो सभी या एक भी नहीं, बीच विचाला नहीं होगा कि ये 2 रन हो गए ये रह गया। या तो सारे रन होंगे या एक भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। डीबीएमएस का ट्रांजैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट कंपोनेंट एटॉमिसिटी इंश्योर करता है। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, उसने अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। तो उसमें से एक पार्ट है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट, कंट्रोल लिख दिया, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट।
वो क्या इंश्योर करता है कि हमारे ट्रांजैक्शन में क्या होनी चाहिए, एटॉमिसिटी। और इसके लिए ये दो टर्म्स का यूज करता है, एक होता है अबॉर्ट और कमिट का यूज एटॉमिसिटी के लिए होता है। अबॉर्ट और कमिट का यूज अबॉर्ट का मतलब होता है किसी को बीच में रोक देना, और कमिट का मतलब होता है पूरा कर देना। कहते हैं ना कमिटमेंट कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, करूंगा। और अबॉर्ट का मतलब है बीच में छोड़ दिया, यार जहां तक सेटअप चल रहा था, टाइम बहुत लग रहा था, हमने बीच में ही क्या कर दिया, अबॉर्ट कर दिया। तो अगर मेरा ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, मतलब उसके सारे इंस्ट्रक्शन रन नहीं हुए, तो हम क्या कर देते हैं, अबॉर्ट। अगर ट्रांजैक्शन बीच में बंद हो गया किसी भी कारण से, तो उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और अबॉर्ट होने पर हम ट्रांजैक्शन को, अबॉर्ट होने पर ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया जाता है। अबॉर्ट होने पे ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया जाता है, रोल बैक। रोल बैक का मतलब है वापिस शुरू से। अगर ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो उसे कमिट कर दिया जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को कमिटेड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को कमिटेड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या पूरा नहीं होगा। हमारे डूंगर भाई साहब ने कमिट कर दिया भाभी जी को, अब वो तो पूरा होगा ही होगा, उसमें तो रोल बैक की पॉसिबिलिटी नहीं है। रोल बैक करके तो देखे। तो या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या फिर चालू नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजैक्शन या तो पूरा होगा या चालू नहीं होगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आंसर है एटॉमिसिटी। सेकंड लिखो, कंसिस्टेंसी लास्ट में पढ़ेंगे। आइसोलेशन। देखो आइसोलेशन क्या बोल रहा है कि मेरे पास तीन काम है, ध्यान से समझते हैं। देखो एग्जांपल रफ वे में समझते हैं, काम 1, काम 2 और काम 3। और एक आदमी है जो इसको काम कर रहा है। पहले 1 नंबर काम करेगा, फिर 2 नंबर काम करेगा, फिर 3 नंबर काम करेगा, और 3 नंबर काम करने के बाद यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ आउटपुट मिल जाएगा। चाय में चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, क्या बन गई, चाय बन गई। एक आदमी है जो सीक्वेंस में काम कर रहा है, अब क्या 3 अलग अलग आदमी है, वो भी यही काम कर रहे हैं और सेम हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। चाहे काम मैं सीक्वेंस में करूं चाहे एक साथ करूं, जो मेरा फाइनल आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, फाइनल आउटपुट सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है इस आदमी को कोई पता नहीं लगेगा कि ये आदमी भी उसी चीज पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और इसको कुछ पता नहीं लगेगा कि ये आदमी भी उसी चीज पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। समझ लो आइसोलेशन। इसको भी नहीं पता लग रहा
इसको भी नहीं पता लग रहा और इसको भी पता नहीं लग रहा कि हम एक ही चीज पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आइसोलेशन, हम एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है, आइसोलेशन। ये ट्रांजैक्शन में एक साथ बहुत जाने काम कर सकते हैं, चाहे वो अकेले काम करे चाहे साथ में काम करे, फाइनल आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक को दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसको क्या बोला जाता है, आइसोलेशन। ट्रांजैक्शन चाहे अकेला परफॉर्म करे हो चाहे मल्टीपल यूजर्स द्वारा परफॉर्म किया जाए, फाइनल आउटपुट सेम रहेगा। एक ट्रांजैक्शन को मल्टीपल ट्रांजैक्शन द्वारा परफॉर्म किया जाए, एक ट्रांजैक्शन को अन्य ट्रांजैक्शंस के बारे में ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं होती। ट्रांजैक्शंस के बारे में मतलब एक्चुअल में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखो मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूं और मेरे लिए इस रूम में मैं अकेला ही हूं। ये मान लो कि मैं जब इस रूम में आया तो मुझे लग रहा है इस रूम में मैं अकेला ही हूं, लेकिन इस रूम में और भी थे जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, उसको भी मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है। धमाल बन गई, सब पार्क में पहुंच गए, सबको लग रहा है हम अकेले ही पहुंचे हुए हैं, लेकिन पहुंचे हुए सब है, पहुंचे हुए सब है। फिर वो एक दूसरे को मिल रहे तो उनको जानकारी हो रही है, लेकिन इसमें वो जानकारी होगी नहीं कभी। तो जो भी इस पे काम कर रहा है ना, उसको यही लग रहा है कि मैं तो अकेला ही काम कर रहा हूं। मैंने ए की वैल्यू अभी 5 देखी थी, फिर मैंने ए में 1 बढ़ाया, अब मुझे ए की वैल्यू 6 दिख रही है, क्योंकि मैं अकेला ही काम कर रहा हूं। किसी और ने ए की वैल्यू 7 कर दी थी, लेकिन मेरे लिए अभी भी क्या है, ए की वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेला ही हूं, कोई दूसरा उस पर नहीं कर रहा। ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्करेंट कंट्रोल कंपोनेंट की। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक साथ काम करना, है ना। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, एक साथ काम। तो आइसोलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, कॉन्करेंट कंट्रोल कंपोनेंट की होती है। जब एक बार आपके पास मैसेज आ गया कि आपके खाते में 20,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं, आपके लिए तो वो कंफर्म हो गया ना। अब चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बैंक उड़ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो 20,000 तो क्रेडिट हुए हैं ना आपके खाते में। अब बैंक वाले बोल नहीं सकते ना कि आंधी आ गई थी वो उड़ गई अचानक से, या चूहा वायर खा गया वो उड़ गए। तो ट्रांजैक्शन किया होता है, किसी ने ट्रांजैक्शन किया होता है। तो एक बार अगर ट्रांजैक्शन कमिटेड हो गया ना, कमिटेड का मतलब पूरा हो गया, अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, सर्वर रैम चली जाए सिस्टम की, कुछ भी हो जाए, मेरा जो ट्रांजैक्शन है ना, मेरा जो डेटा है ना, वो बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ गए ना। एक बार अगर ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, एक बार हमारे डूंगर जी ने भाभी जी को 10,000 रुपए दे दिए 2 दिन के लिए, लेकिन वो तो परमानेंट हो गए, वो वापिस नहीं आएंगे, अब कुछ भी हो जाए।
चाहे वो रो ले, चाहे कुछ ही कर ले, वो वापिस नहीं आएंगे। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है अगर एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो उसका डेटा हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा, उसका डेटा हमेशा के लिए कमिटेड रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक बार अगर ट्रांजैक्शन कमिटेड हो गया देन उस ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए चेंजेस परमानेंट होंगे, चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। अब इसके वाली बात पे आते हैं। मान लो किसी के खाते में गलती से चले गए और कमिटेड हो गए, आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, एक दूसरा ट्रांजैक्शन रन करते हो जो उसका उल्टा काम कर दे, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन। उसको कंपनसेट करने के लिए हमने एक नया ट्रांजैक्शन बना दिया, वो उसको वापस क्या कर देगा, लेकिन इससे रोल बैक पॉसिबल नहीं है। इसको बोला जाता है ड्यूरेबिलिटी। और ड्यूरेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिकवरी कंट्रोल कंपोनेंट, रिकवरी कंट्रोल कंपोनेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, रिकवरी कंट्रोल कंपोनेंट। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल और रिकवरी कंट्रोल कंपोनेंट। अब एक रह गया मेरे पास, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की टर्म बहुत सिंपल है। एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूं। ए के खाते में 15,000 रुपए थे, बी के खाते में 20,000 रुपए थे। दोनों को जोड़ूं तो कितना आया, 35,000। अब ए ने 5,000 रुपए किस में ट्रांसफर कर दिए, बी में। ट्रांसफर पूरा ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ए के खाते में कितना आ गया और बी के खाते में क्या आ गया, और इनका अगर मैं जोड़ करूं तो क्या आया, ये दोनों क्या है, सेम है ना। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले की स्टेट और ट्रांजैक्शन खत्म होने पर जो स्टेट होती है वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है चालू किया था 35,000 रुपए थे, यहां पे खत्म किया 34,000 आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ट्रांजैक्शन चालू होने से पहले की स्टेट और ट्रांजैक्शन खत्म होने पर जो स्टेट होती है दोनों क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कि स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की होती है। यूजर बोल दो, प्रोग्रामर बोल दो, की होती है। तो अगर मैं कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो ट्रांजैक्शन से पहले दोनों अकाउंट का सम, ट्रांजैक्शन के बाद दोनों अकाउंट का सम क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम है तो इट मीन्स वो पूरा सही हुआ है, सेम नहीं है इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। क्लियर है। ट्रांजैक्शन मोस्टली इन्हीं में अप्लाई होती है। यहाँ पे ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक टेबल से कम नहीं होता, दूसरी टेबल में जुड़ता भी है। ठीक है। अब एक और टर्म पढ़ लेते हैं, शेड्यूल। अब सपोज मेरे पास 3 ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3। ये मेरे पास पहला ट्रांजैक्शन है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये मेरे पास दूसरा ट्रांजैक्शन है, ये मेरे पास तीसरा ट्रांजैक्शन है। ये इस टेबल पे काम कर रहा है जिसका नाम ए है, ये इस टेबल पे काम कर रहा है जिसका नाम बी है, और ये इस टेबल पे काम कर रहा है जिसका नाम सी है। अब तीनों एक साथ काम करे, अलग अलग काम करे, क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि तीनों की टेबल क्या है, अलग अलग है ना।
ट्रांजैक्शन 1 इस पे काम कर रहा है, ये इस पे काम कर रहा है। मान लो ये क्या कर रहा है, पहले 10 सेकंड काम कर रहा है, फिर 10 सेकंड ब्रेक ले रहा है, फिर 10 सेकंड काम कर रहा है, फिर 10 सेकंड ब्रेक ले रहा है, समथिंग लाइक। अगर पहले एक ट्रांजेक्शन पूरा होगा, फिर बी होगा, फिर तो ये बीच वाले जो 10 सेकंड है ये तो फालतू वेस्ट जा रहे हैं ना। इससे बेटर क्या हो सकता था, ये 10 सेकंड में इतनी देर किसको दे देता, बी को, 10 सेकंड किसको दे देता, सी को। अगर दे देता तो मेरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाते, फास्ट हो जाते ना। शेड्यूल क्या होते हैं, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को से हम शेड्यूल बनाते हैं। मतलब शेड्यूल कंटेन्स मोर देन वन ट्रांजैक्शन। अब शेड्यूल दो तरह के होते हैं, सीरियल और नॉन सीरियल। अगर किसी शेड्यूल में 3 ट्रांजैक्शन है और वो ऐसे रन हो रहे हैं T1 T2 और तो वो हो गए सीरियल। और जिनको रन करने का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, पहले T1 थोड़ा रन हुआ, फिर T2 रन हुआ, फिर T3 रन हुआ, फिर T1 के कुछ रन हो गया, फिर T2 का कुछ रन हो गया, फिर T3 का हो गया, समथिंग। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कौन से ट्रांजैक्शन हो गए, नॉन सीरियल हो गए। तो डीबीएमएस में सीरियल ट्रांजैक्शन तो नहीं होते, कौन से होते हैं, नॉन सीरियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्लियर है, चलो इतना ही पढ़ते हैं।